नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट यहाँ पर किस तरह के कॉल्स बनाने चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेतों की बात करें तो याद रखिए शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट दिखी और ग्लोबल बाजारों पर विस्तार में चर्चा करें उसके पहले अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप तो क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन कल अगर क्रिकेट में किसी को दिलचस्पी ना हो उसने भी मैच देखी होगी। क्या शानदार मैच रही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। अशेषा, पहले तो आपको जीत की ढेर सारी बधाई। कल देखिए मतलब क्या अमेजिंग डे था। जो लोग जियो हॉटस्टार पर मैच देख रहे थे करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूअरशिप पहुंच गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किसी की क्रिकेट में दिलचस्पी हो ना हो, फॉलो करता नहीं करता हो, लेकिन पाकिस्तान का जब मैच आता है तो सब लोग टीवी से चिपक जाते हैं। और कल वैसा ही दिन रहा। निश्चित तौर पर जीत तो अच्छी थी ही। टीम इंडिया पूरे के यूनिट के तौर पर खेली, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कमाल की रही हर डिपार्टमेंट में। मतलब कोई शिकायत नहीं। हाँ, मतलब जिस कांटे की टक्कर भारत पाकिस्तान के मैच से की जाती है, भारत ने उसको बिल्कुल एक तरफा बना दिया। और जिस तरह से तगड़ी वाली धुलाई की है विराट कोहली और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के बॉलर्स की, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, मतलब अमेजिंग कल वाली फीलिंग रही। देखिए, न्यूट्रल ग्राउंड है दुबई, ना तो भारत का ग्राउंड है ना तो पाकिस्तान ग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर ज्यादा मैच खेले हैं तो थोड़ी सी फैमिलियर कंडीशन उनके लिए ज्यादा वहां पर होती है, क्राउड सपोर्ट भी होता है। लेकिन कल पूरी तरह से मैच को एक तरफा बना दिया। अच्छा, शुरुआत में जो प्रेशर बॉलर्स ने बनाया उससे अंत तक वो उबरने में नाकाम रहे। बीच में जब एक्सेलरेट करने की कोशिश की तो उनके विकेट धड़ाधड़ गिरते गए। बहुत ही स्लो इनिंग रिजवान ने खेली, निराश किया। बाबर ने शुरुआत अच्छी दी थी, लेकिन बाद के भी जो बल्लेबाज है ना बहुत ज्यादा उस पर कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे, क्योंकि बीच के जो ओवर्स थे वहां पर हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल नकेल कस के रखी थी, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो। अमेजिंग कल की बॉलिंग रही। और बाद में जो कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक वो रहा विराट कोहली की सेंचुरी। क्या कमाल की बैटिंग! और विराट कोहली ने इस एक सेंचुरी से ना जाने कितने जवाब दे दिए हैं। उनके फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उनके फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उन्हें यह तय कहा जा रहा था कि नहीं रिटायर होने का समय आ गया। लेकिन विराट कोहली है। देखिए, ऐसे ही 51 सेंचुरीज नहीं बन जाती ओडीआईज में। कल 14,000 रन कंप्लीट किए, अपनी 91वीं सेंचुरी बनाई। और पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो विराट कोहली पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, मतलब कुछ मतलब रगों में खून कुछ तेजी से दौड़ता है विराट कोहली के। और आखिर में सेंचुरी भी कंप्लीट की, भारत को जीत दिलाई। और इसके साथ ही अब ऑलमोस्ट करीब करीब तय हो गया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। अब वो ना गुणागणित बहुत ज्यादा है। गुणागणित ये है कि बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर भारत को भी हराए। ये सारी चीजें अब पाकिस्तान की गुणागणित पर टिक गई हैं, तो मान के चलिए ऑलमोस्ट बाहर है और भारत ऑलमोस्ट थ्रू है। मतलब अगर 100% में से देखेंगे तो 95% थ्रू है सेमीफाइनल में। तो ये चीज करके रही है, एक डिलाइटफुल विन, कोई दो राय नहीं, बड़ा मजा आया। हाँ, जो क्रिकेट लवर, जो हार्डकोर जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है जो दशकों से देखी है, उनको थोड़ी सी निराशा हुई होगी कि थोड़ा सा ना कॉन्टेस्ट थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो पाकिस्तान की टीम हमने देखी है उसके प्राइम में 90s में या फिर अर्ली 2000 में जो पाकिस्तान की टीम हमने देखी है, उसके आसपास भी नहीं है, उसकी शेडो भी पाकिस्तान की कल की टीम नहीं लगी। लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे प्लेयर्स को, हमारे गेंदबाजों को, हमारे फील्डर्स को। एक यूनिट के तौर पर कल टीम इंडिया खेली है, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी रहा हो। और फुल मार्क्स और कमाल की ये विन रही है। पटाखे फूट रहे थे कल देर रात तक, अशेषा। बिल्कुल, काफी सेलिब्रेशन दिखा और अब सबकी नजर अगले संडे को जब न्यूजीलैंड के सामने भारत की मैच होगी उस पर भी रहेगी। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आया अमेरिकी बाजारों से, जिसके चलते भारी गिरावट सभी सेक्टोरल इंडिसेस में दिखी और उसका ही इम्पैक्ट आज सुबह एशियाई बाजारों पर दिखा है। इनफैक्ट अभिषेक, गिफ्ट निफ्टी की ही बात करें तो 140 अंकों की गिरावट के संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं।
बिल्कुल आशीषा, देखिए काफ़ी वीक सेंटिमेंट्स हैं। उम्मीद करेंगे कि कल भारत ने पाकिस्तान को हरा के जो सेंटिमेंट लिफ्ट किया है देश का, वो स्टॉक मार्केट में भी आया। और जिस तरह से विराट कोहली ने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है, विराट कोहली को ये कह दिया जाए कि जाइए आईएफएफआई से बात कीजिए और कहिए कि आखिर भारत में आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर से बिकवाली का आंकड़ा आया शुक्रवार को। लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि अमेरिका में कुछ कमजोर आर्थिक आंकड़े आए और उस चलते सेंटिमेंट ये डैमेज हुआ है। 2025 की बात करें तो सबसे ये खराब दिन रहा है बाजार के लिए। डाउ जोन्स 750 पॉइंट, नेस्डेक करीब 2.25%, S&P में 2.25% के आसपास की गिरावट रही है। और ये अक्टूबर के बाद डाउ में एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। देखिए अमेरिका में जो सर्विसेज के जो आंकड़े आए हैं, जो पीएमआई के जो आंकड़े आए हैं, बिजनेस एक्टिविटी 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई, करीब 2 साल के 17 महीने के निचले स्तर पर है टू बी प्रिसाइज। तो इससे थोड़ा सा सेंटिमेंट डामाडोल हुआ है। और ट्रंप जो ताबड़तोड़ जो टैरिफ को लेकर जो बयानबाजियां कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो बाकी देश के लिए तो जो होगा होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। मान लीजिए टैरिफ लगाते हैं, वहां पर अगर चीजें अगर महंगी होती हैं अगर, तो फिर वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ावा भी देगा, वहां के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। और जो सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा है, ये पहली बार 2 साल में एक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली है। तो ये सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पनर जरूर रहा है। एक और चीज है कि फिर स्पेंडिंग कट की बात भी की जा रही है कि स्पेंडिंग कट होते हैं अमेरिका में, अगर खर्चों घटाया जाता है तो वो भी इकोनॉमी पर एक एडवर्स इंपैक्ट डालेंगे। उसके चलते हमने तेज गिरावट देखी है अमेरिकी बाजारों में। आज कल परसों कुछ अहम नतीजे आएंगे अमेरिका में, जिनका बाजारों पर असर देखने को मिल सकता है। उसमें कल होम डिपो के नंबर आएंगे, परसों एनवीडिया के नंबर आएंगे। और बड़ा क्रूशियल होगा एनवीडिया के नंबर को देखना, क्योंकि देखिए ये डीप सीक, चाइना का जो एआई स्टार्टअप था, इसकी इमरजेंस जो रही है, इसकी खबरों के बाद ये पहली बार हो रहा है कि एनवीडिया अपने नतीजे जारी कर रही है। देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। बाजार बहुत ही कीनली उसको वॉच करने वाला है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एशिया में हालांकि वॉल स्ट्रीट को फॉलो नहीं कर रहे हैं एशियाई बाजार। हम देख रहे थे कि हांगकांग में, चाइना में थोड़ी सी गिरावट है, जापान के बाजार में थोड़ी सी तेजी है 100 अंकों के आसपास की। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ये संकेत जरूर थोड़ा सा कमजोरी के दे रहा है। और देखिए अब बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ भारतीय बाजार में कि जब 22,800 या 900 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे की क्लोजिंग हमने शुक्रवार को देखी। तो सेंटिमेंट के लिहाज से ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। फाइज की बिकवाली चली रही है। ये सारी की सारी चिंताएं भारतीय बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताजनक जरूर हैं। कमोडिटीज की बात करें, कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आई है, भाव आ गए हैं फिर से $76 से गिरकर $74 के आसपास के। और अगर हम सोने की बात करें तो रिकॉर्ड हाई से सोने में भी थोड़ी सी नरमी है। भाव वहां पर हम देख रहे हैं कि $2950 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर एक चिंता यह है कि इजराइल ने बहुत समय के बाद वेस्ट बैंक में अपने टैंक्स भेजे हैं। ये थोड़ी सी वहां पर चीजों को मॉनिटर करने वाली होगी। देखिए हमास के बीच में, इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि युद्ध विराम कई बार हुए होंगे, कई बार उसका उल्लंघन हुआ होगा, चीजें फिर से टेंशन दे रही होंगी। तो वहां की स्थितियों पर नजर रखने की जरूरत जरूर है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत एक वीक नोट पर हो सकती है और वो गिफ्ट निफ्टी इसके पूरे के पूरे इंडिकेट भी दे रहा है। देखिए 22,800 900 का टूटना ना, ये कॉन्फिडेंस का भी टूटना है कि आप इतने दिनों से होल्ड कर रहे थे। लगातार हमने 5 सत्र में देखा कि 22,900 के ऊपर की क्लोजिंग आई थी। अब भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा आज का जो सत्र होगा वो मेक और ब्रेक वाला हो सकता है। क्या लोअर लेवल पर बायर लौटेंगे या फिर पैनिक में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ेगी, ये देखने वाली चीज जरूर होगी। और 22,700 के नीचे आज शुरुआत होने के इंडिकेट गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। बिल्कुल कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। और शुक्रवार को फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में बिकवाली की थी। याद रखें करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली दिखी थी। वही डीआईआईस ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 18 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1,230 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,100 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,250 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। और 2 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे, मन्नपुरम फाइनेंस, ये तो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में ही रहा है, लेकिन अब चंबल फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया गया है। तो 2 स्टॉक एफएनओ बैन में रहेंगे, चंबल फर्टिलाइजर्स और मन्नपुरम फाइनेंस।
लेकिन अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुट चुके हैं। याद रखें, शुक्रवार को भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी थी। पूरे हफ्ते के लिए तो फ्लैट बंद होते हुए नजर आए, लेकिन निफ्टी पर 28,000 के नीचे और बैंक निफ्टी पर 49,000 के नीचे भारतीय बाजार बंद हुए और आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अंश, आप बताएं अब कौन से लेवल्स पर नजर रखें और निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां पर किस तरह की रणनीति बनाएं? बिल्कुल। सबसे पहले निफ्टी बैंक दोनों की बात करें तो पिछले 8 सेशन से एक्चुअली ये दोनों ही इंडेक्सेस एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। निफ्टी से शुरुआत करें तो 22,700 से लेके 23,200 ये 500 पॉइंट का रेंज में फंसा रहा था। अब पिछले सेशन में देखें तो हाँ 22,800 के थोड़ा नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन कुछ सेशन पहले देखें तो 22,700 के आसपास तक भी जाके अच्छा सपोर्ट दिया था। लेकिन अब ये 8 सेशन से इसी सपोर्ट पे रुका हुआ है, यहाँ से बाउंस नहीं दे रहा है, तो ऑलरेडी ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अभी गिफ्ट निफ्टी भी देखे या यूएस मार्केट का हैंड ओवर भी देखे तो वहां से भी नेगेटिविटी दिख रही है, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है 22,700 से 22,800 का ये जो 100 पॉइंट का रेंज का वो तोड़ता हुआ नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो सबसे पहले तो 22,700 का पहला सपोर्ट है जो मोस्टली टूटता हुआ दिखेगा। गैप डाउन देके अगर इसके नीचे गया तो सीधे दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे 22,450 का नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 23,000 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जहां पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग भी हो रही है। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो 23,200 का नजर आता है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम 8 सेशन से अच्छा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 48,700 का पहला काफी अच्छा सपोर्ट है, जहां से कई सेशन से इसके आसपास से ही हमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। लेकिन क्योंकि आज नेगेटिविटी है तो ये भी शायद इजीली टूटने के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अगर ये टूटता हुआ नीचे जाता है तो सीधे फिर 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे हमें 49,600 का नजर आता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ था ये ऊपर का वो रेंज है जहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है अगर तो सीधे 50,000 के थोड़ा ऊपर 50,200 का लेवल है जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, और निफ्टी पर 22,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटता हुआ नजर आया था और आज गिफ्ट निफ्टी 22,700 के भी नीचे कारोबार करता हुआ कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के। पहले हमने अंश से कुछ लेवल्स की चर्चा की थी, लेकिन अक्षय भागवत अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से लेवल्स पर आज हमें नजर रखनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आज कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग अचेशा। तो आज गैप डाउन खुल रहा है निफ्टी, तो जो 22,750 22,800 ये सपोर्ट जोन पिछले हफ्ते होल्ड कर रहा था वो अहम सपोर्ट के नीचे खुल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करके खुल रहा है। तो पहले हाफ एन आवर का एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद वापस एक रीअटेम्प्ट करता है कि नहीं बाउंस बैक का। आइडियली गैप डाउन के बाद जिस तरीके का पूरा डेटा पॉइंट्स है डेरिवेटिव्स में या एफआई का बिकवाली का डेटा पॉइंट्स है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी का नेगेटिव है, और जो नीचे का स्टेयर है ब्रेकआउट के बाद वो 22,450 से 22,500 ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली व्यू नेगेटिव है, तो कोई बाइंग करने की जल्दबाजी न करे। अगर आपने बाय कर लिया हो और ट्रेडिंग का पोजीशन हो तो तुरंत आपको खुलने के 5-10 मिनट मार्केट देखने के बाद पोजीशन को काट लेना है, क्योंकि ओवरऑल व्यू के हिसाब से मार्केट 22,450 से 500 तक जाने की क्षमता रखता है। तो एक नेगेटिव व्यू रहेगा निफ्टी इंडेक्स में। के मौके कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए अक्षय? जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाइंग ही करनी है तो पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग रुझान हमने पिछले हफ्ते देखी। पीएसयू स्टॉक्स में कोल इंडिया एक स्टॉक है जिसका बाइंग सेटअप काफी ओवरसोल्ड लेवल से रिकवरी हमने अच्छी देखी है पिछले हफ्ते। लॉन्ग एडिशंस भी मार्च सीरीज में डेरिवेटिव्स डेटा में देखी है, तो हल्की सी डिप में बाय करने की सलाह है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो नजरिया है वो नेगेटिव है। तो आपको 362 365 ये अगर डिप मिलता है कोल इंडिया में, वहां पे आप एंटर करें, तुरंत खुलते जल्दबाजी ना करे बाय करने की। ये ट्रेड में आपको 357 एक स्टॉप लॉस बनाना है, और एक रिकवरी अगर होती है कोल इंडिया टिप के बाद तो 377 और 385 ये दो अपसाइड लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और 385 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कोल इंडिया में नजर आ सकते हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं शरद के पास जो अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और शरद, सबसे पहले इंडिसेस में कुछ बदलाव हुए हैं, निफ्टी की बात करें या निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, निफ्टी की सबसे अहम जो चेंजेस है उस पर फोकस करते हैं। इसमें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो इन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। अगर डेट्स के बारे में बताएं तो मार्च 28 को जो है ये ओवरऑल डेट्स में आने वाले हैं और बीपीसीएल और ब्रिटानिया यहाँ से एक्सक्लूड होंगे। तो ऑफकोर्स इनफ्लोज भी होते हैं, आउटफ्लोज भी होते हैं, तो उसके बारे में हम ड्यूरिंग द डे आपको बताएंगे। ये सबसे पहला हमारा खबरों वाला शेयर है। इसके अलावा जाइडस लाइफ पे भी नजर रखिएगा। यहाँ पे जो है कंपनी ने फाइनल अप्रूवल आ गई है इनकी आइबोफ्रेन टैबलेट्स को लेके, एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। इसके अलावा बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज में कंपनी और सीकैम जो है उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है बायोटेक्नोलॉजीज को लेके। एनालिस्ट का मानना है कि ये एक बड़ा करार हो सकता है। फेडरल बैंक का अहम एनालिस्ट डे था। यहाँ पे जो है नए सीईओ केवीएस मानियन ने जो है एक नया ब्रेक थ्रू फ्री स्ट्रैटेजी रखा है, जहाँ पे फोकस रहेगी कि वो टॉप प्राइवेट बैंक के साथ कंपेयर करें और एक यूनिवर्सल बैंकिंग का एक विजन हो। इसके अलावा जो है 4.0 का ये जो 12 थीम का स्ट्रैटेजी में उन्होंने लॉन्च किया है। सिंजीन को 5 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आए, उनके बेंगलोर के फैसिलिटी में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। वही स्विगी की बात करें तो उनकी जो होली ओन नाम्ड है स्कुट्स्की लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का निवेश रहेगा। बजाज ऑटो भी लगभग 150 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करने वाले अपने नीदरलैंड्स के आर्म पे। लुपिन के लिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है उनकी न्यू जर्सी फैसिलिटी पे, नेट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे नजर रखिएगा। कंपनी जो है लगभग 1500 करोड़ रुपए केरला में इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 5 साल में। और आखिर में इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। प्रमोटर निशान पत्ती ने जो है अपनी प्लेज लगभग 10 लाख शेयर्स की क्रिएट की है, 2.82% स्टेक है। तो ये जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है ईज माई ट्रिप के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जो खबरों के दम पे जो है आज फोकस में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा। लेकिन शरद, इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कौन से स्टॉक्स में अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखा है, इसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, अगर बात करें तो ब्रोकरेजेस में जो है एक टाइप से कह सकते हैं जो डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज हैं उनको एक सपोर्ट अच्छी दे रही है। पहले 3 ब्रोकरेजेस मैं आपको बताऊंगा, वहां पे एमएनएम को सपोर्ट आ रहा है, मारुति को सपोर्ट आ रहा है और कुछ लेवल्स पे हुंडई को भी आ रहा है। ब्रोकरेज टेक में बात करें तो जेफरीज ने मेंटेन बाई रखा है एमएनएम पे, टारगेट प्राइस 4075 का रखा है और वो कह रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स ओवरऑल जो रिसेंट फॉल आई है यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। सीएलएसए की भी रिपोर्ट आई है इंडिया ऑटो में। यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया कि अगर टेस्ला 25 लाख के नीचे आता है तब थोड़ी मार्केट शेयर गेन देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल जो है री रेटिंग का जो इम्पैक्ट है एमएनएम में ऑलरेडी देखने मिल चुका है उनके फॉल में, तो यहाँ से एमएनएम अट्रैक्टिव लगता है, ये सीएलएसए का भी मानना है। नोमुरा की बात करें तो ई व्हीकल पॉलिसी जो है फास्टर ईवी अडॉप्शन करेगा। कुछ अहम स्टॉक्स है जैसे कि सोना कॉमस्टोर, सनसेरा इंजीनियरिंग, मदरसन, इन पे बेनिफिट भी पड़ सकता है। लेकिन टेस्ला लार्जली लग्जरी ओईएम सेगमेंट में रहेगा और वो एक छोटा सा ही पोर्शन है भारत में, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपको एमएनएम, मारुति सुजुकी इन स्टॉक्स में नहीं देखने मिलेगा। अब हम जो रुख मोड़ते हैं एविएशन की तरफ। सिटी का इंटरग्लोब एविएशन पे रिपोर्ट आया है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 100 रुपये से 5200 रुपीज़ कर दिया है और 90 डे ओपन का जो है कैटलिस्ट रखा है वॉच पे। हालांकि Q4 सीजनली वीक होती है लेकिन इस बार महाकुंभ का एक इम्पैक्ट के कारण एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। सीएलएसए की इंडिया स्ट्रेटेजी के जो है बेटर देन Q3 नंबर्स देखने मिले एस्टिमेट से। हालांकि कुछ ईपीएस कट्स भी ज़रूर आए थे और कुछ टॉप ग्रेड्स है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। डीएलएफ, मुथूट फाइनेंस, ओएनजीसी और डाउनग्रेड्स में जोमेटो, पीवीआर और बंधन बैंक आते हैं। और रेटिंग अपग्रेड्स में भी जो है इंपॉर्टेंट मिड कैप स्टॉक्स में फोकस रहा है। सीएलएसए जो आईटी की रिपोर्ट आई है इस पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे डिमांड ड्राइवर्स इंप्रूव कर रही है। जेन एआई जो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और आगे जाते हुए उन्होंने जो है पूरी ब्रोकिंग हाउस ने कहा है कि रिटायरेट किए हैं उनकी ऑप्टिमिस्टिक व्यू इंडियन आईटी कंपनीज को लेके, तो इन पे भी नज़र रखिएगा। सिटी ऑन फेडरल बैंक में जो है मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस 242 का है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। इन्होंने एनालिस्ट एस्टिमेट दे किया। और आखिर में इनक्रेड एसबीआई में जो एक डाउनग्रेड आ गई है, होल्ड से पहले ऐड थी और अब जो है टारगेट प्राइस लेकिन देखिए 1100 से घटा के 795 कर दिया है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जो ब्रोकरेज के हिसाब से आपके रडार में आज होने चाहिए।
फेडरल बैंक पर सिटी की रिपोर्ट, इसके अलावा ऑटो और आईटी सेक्टर पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई है, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर रवि दियोरा जी ने अपने कॉल्स हम तक भेजे हैं। सबसे पहले कच्चे तेल, यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 6240 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह और 6080 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। नेचुरल गैस पर भी बिकवाली की राय, 352 का टारगेट, 368 का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली की राय, 268 का टारगेट और 274 का स्टॉप लॉस। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर।